हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 7 मानव व्यवसाय जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मानव व्यवसाय के जो विकास क्रम है, जो काल के अनुसार थे, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, इनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया। आज हम बच्चों मुख्य रूप से मानव व्यवसाय कोष्टक में हम लिख सकते हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों पहले हम लेते हैं कि मानव व्यवसाय के साथ पहला बिंदु यही होता है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया ये बिंदु हुआ पहला। अब इसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं, फिर हमारी प्रत्येक जो क्रियाएं हैं जो मानव व्यवसाय के रूप में बनी हुई है उसका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? आय की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। फिर आर्थिक क्रिया के भाग पूछे या प्रकार की बात करें तो प्रकार के अनुसार देखा जाए तो हमारा पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक क्रिया। कौन सा प्रकार है? प्राथमिक क्रिया। अब इस प्राथमिक क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। देखो, ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, यदि आपसे प्राथमिक क्रिया की परिभाषा पूछे तो सीधा लिखना ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक क्रिया। इसका अगले बिंदु की बात करें, प्राथमिक क्रिया एक परंपरागत आर्थिक क्रिया के साथ आदिवासी व प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया है। देखो, प्राथमिक क्रिया एक परंपरावादी आर्थिक क्रिया के साथ आदिवासी व प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया है। तो याद रखना, परंपरागत का मतलब होती है ऐसी क्रिया जो हमारे पूर्वज भी करते आ रहे थे और आज हम भी उस क्रियाओं को कर रहे हैं, तो वो हुई परंपरागत आर्थिक क्रिया। आदिवासी, इसका मतलब इसके अंदर तकनीकी निम्न पाई जाती है और पुराने औजारों का प्रयोग होता है, इसलिए आदिवासी। और प्रकृति से इसलिए जुड़ी होती है कि इसमें प्रकृति को ध्यान में रखकर ही तरीके अपनाए या तकनीकी अपनाई
जाती, इसलिए इसे प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में भी देखते हैं। फिर प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया सबसे ज्यादा विकासशील किस देशों में? विकासशील देशों में अधिक की जाती है। याद रखना, प्राथमिक क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ होती है? विकासशील देशों में। अब आपको जो विकासशील देश क्या है उसकी जो परिभाषा है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। ये परंपरागत, ये सारी परिभाषा आपको लिखूंगा, ठीक है बच्चों। फिर अगले बिंदु के अंदर इसी का एक बिंदु बनता है, प्राथमिक क्रिया सबसे ज्यादा विकासशील देशों में अधिक होती है, जबकि विकसित देशों के अंदर गैर प्राथमिक क्रिया अधिक की जाती है। देखो, विकासशील देशों के अंदर प्राथमिक क्रिया अधिक होती है, जबकि विकसित देशों के अंदर हम देखते हैं तो कौन सी क्रिया अधिक होती है? प्राथमिक के अलावा गैर प्राथमिक क्रिया अधिक की जाती है। फिर अगले बिंदु की बात करें, कनाडा जैसे देश का प्रमुख व्यवसाय लकड़ी काटना है। कनाडा जैसे देशों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बच्चों? लकड़ी काटना है। फिर भी यह देश विश्व के विकसित देशों की होड़ में शामिल है। देखो बच्चों, कनाडा का मुख्य व्यवसाय क्या है? लकड़ी काटना। फिर भी ये जो विकसित देश है उनकी होड़ में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो देश प्राथमिक क्रिया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो विकास नहीं कर सकते, वो भी विकास कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा लकड़ी काटना किसका व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। फिर भी वो विकसित देशों की होड़ के अंदर अपना स्थान बनाए रखा हुआ है। फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्राथमिक क्रिया के उदाहरण जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, संग्रहण, आखेट, ये सब किसके उदाहरण हैं बच्चों? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, यदि आपसे पूछे आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया के नाम बताइए तथा किसी एक बिंदु पर टिप्पणी लिखिए या इनकी विशेषता बताइए, तो आप सीधा लिखना है पहले इसकी परिभाषा, जिसमें आपको ये लिखी हुई है, ऐसी क्रिया जिससे क्या प्राप्त हो? आय। फिर हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया के प्रकार। आपने देखा प्राथमिक क्रिया के जो प्रकार, आर्थिक क्रिया के जो प्रकार है वो मुख्य रूप से 5 बांटे गए हैं, जिसमें पहला प्राथमिक क्रिया के रूप में जाना जाता है और पीछे 4 है वो गैर प्राथमिक क्रिया के रूप में जानी जाती। और प्राथमिक क्रिया के रूप में मैंने आपको सारे ये बिंदु जो पॉइंट है जो आपको प्राथमिक क्रिया की विशेषता बताते हैं उसके बारे में हमने विवेचना की है। अब हम
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं जिसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक शब्द आया परंपरागत। कौन सा आया है? परंपरागत। तो हम यहाँ नोट डाल कर लिखते हैं परिभाषा कि परंपरागत क्या होती है। तो परंपरागत का मतलब क्या होता है? तो परंपरागत की परिभाषा यदि आप देखते हो, ऐसी प्रवृत्ति जो पहले हमारे पूर्वज करते थे, उन्हीं प्रवृत्ति को वर्तमान में अपनाना क्या कहलाती है? परंपरागत प्रवृत्ति। क्या होती है? परंपरागत। वापस सुन लेना, ऐसी प्रवृत्ति जो हमारे पूर्वज करते थे, उन्हीं प्रवृत्ति को वर्तमान में अपनाना परंपरागत कहलाता है। एक और बिंदु आया बच्चों, विकासशील और विकसित में क्या अंतर है? ये आप अच्छी तरह से नोट्स के रूप में आप उतार लेना, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। अब इसमें एक शब्द आया है परंपरागत के बाद में विकासशील देश। कौन सा देश? विकासशील देश। विकासशील राष्ट्र। ठीक है, देखो बच्चों, विकासशील राष्ट्र की परिभाषा पूछे तो ऐसे राष्ट्र या ऐसे देश जो विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जो देश विकास की ओर अग्रसर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विकासशील राष्ट्र। क्या है? विकासशील राष्ट्र। अब आज से विकासशील राष्ट्र की प्रमुख जो क्रिया है वो है प्राथमिक क्रिया। याद रखना। ठीक है बच्चों, एक है विकसित राष्ट्र। एक कौन सा राष्ट्र है? विकसित राष्ट्र। अब आपसे पूछे विकसित राष्ट्र क्या है, तो सीधे से आप लिखना है ऐसे देश जो विकास कर चुके हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था का भाग गैर प्राथमिक क्रिया है। क्या है? गैर प्राथमिक क्रिया। तो विकसित ऐसे देश जो विकास कर चुके हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था का भाग गैर प्राथमिक क्रिया करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकसित राष्ट्र। अब आपके सामने एक बिंदु और आया, गैर प्राथमिक क्रिया। गैर प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो प्राथमिक क्रिया के अलावा हो, उसको हम क्या कहते हैं? गैर प्राथमिक क्रिया। अब अपन सबसे पहले एक शब्द आया है कृषि। कौन सा शब्द? कृषि। कृषि के बारे में आपको बच्चों हमने पहले भी पढ़ाया है कि कृषि लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी और कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करना कृषि कहलाता है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जैसी क्रियाएं की जाती है, वो भी कृषि के अंतर्गत आती है। उसको हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लेते हैं पशुपालन। पशुपालन। अब आपसे पूछ ले पशुपालन क्या है, तो याद रखना पशुओं को पालने से संबंधित अर्थव्यवस्था को
क्या कहते हैं? पशु पालन। पशु को पालने संबंधी अर्थव्यवस्था को क्या कहता है? पशु पालन। फिर अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब है कि तालाबों, पोखरों, नहरों, झीलों के अंदर मछली पालने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? मछली पालन। वापस सुन लेना, नहरों, झीलों, तालाबों, पोखरों के अंदर मछली पालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मत्स्य पालन कहते हैं। फिर एक शब्द आया खनन। कौन सा शब्द आया है? खनन। खनन क्या है? तो खनन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछी भी गई है, इसको याद रखना बच्चों। जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। फिर संग्रहण क्या है उसके बारे में आपको मैंने बताया भी है कि संग्रहण का अर्थ होता है कंदमूल को इकट्ठा करना। कंदमूल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। फिर आखेट का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना, मतलब जीवों का शिकार करना ही क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। तो आपने देखा बच्चों कि प्राथमिक क्रिया के प्रमुख जो बिंदु थे उसके बारे में हमने देखा। अब हम लेते हैं द्वितीयक क्रिया। अब हम बच्चों द्वितीय क्रिया के अनुसार देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आते तत्व, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि प्राथमिक क्रिया में सारी क्रियाएं प्रकृति से जुड़ी होती है, जिसमें सारी चीजें प्रकृति से ही हम प्राप्त करते हैं। अब हम लेते हैं द्वितीयक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्वितीयक क्रिया। यदि हम द्वितीय क्रिया की बात करें तो लिखना है ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में नहीं लेकर बल्कि उसको रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है। ये हुई हमारी कौन सी परिभाषा? द्वितीय क्रिया की। ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में नहीं लेकर बल्कि रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाया जाता है, उसके बाद इसका उपयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाता हूं, जैसे कपास। कौन सा बिंदु है? कपास। कपास एक क्या है? प्राकृतिक तत्व। क्या है? प्राकृतिक। कपास के हमने रूप परिवर्तन करके क्या बना दिए? धागे। धागे का रूप परिवर्तन करके हमने क्या बना दिया? कपड़ा। फिर कपड़े का हम क्या करते हैं? उपयोग। तो इसका मशीनी द्वारा इसका क्या किया गया? रूप परिवर्तन, और इसको क्या बना दिया गया? मूल्यवान। फिर इसका हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, तो क्या कहलाया? द्वितीयक क्रिया।
अगला बिंदु हम लेते हैं द्वितीयक क्रिया में उच्च तकनीकी स्तर पाया जाता है। द्वितीय क्रिया के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है? उच्च तकनीकी स्तर पाया जाता है। मतलब प्रकृति वस्तु को रूप परिवर्तन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तकनीकी की जरूरत पड़ती है। फिर इसके अंदर द्वितीयक क्रिया में विनिर्माण, संस्करण और निर्माण जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। याद रखना, द्वितीय क्रिया में निर्माण, संस्करण और विनिर्माण जैसी क्रियाएं क्या होती है? सम्मिलित होती है। और फिर अगले, इस व्यवसाय में सम्मिलित प्रमुख व्यवसाय जैसे उद्योग धंधे, क्या है बच्चों? उद्योग धंधे, निर्माण भवन, खाद्य प्रसंस्करण को सम्मिलित किया जाता है। याद रखना बच्चों, इस व्यवसाय में सम्मिलित प्रमुख जो व्यवसाय है वो उद्योग धंधे, निर्माण भवन, खाद्य प्रसंस्करण आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर अपन के कुछ बिंदु आए हैं जैसे विनिर्माण। तो विनिर्माण का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको सीधी भाषा में लिखना, ऐसे उद्योग जो किसी वस्तु का पुनर्चक्रण करके उसका बार बार रूप परिवर्तन करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? विनिर्माण उद्योग। क्या कहेंगे? विनिर्माण उद्योग। फिर अपन के सामने जो उद्योग की परिभाषा आपसे पूछ ले, क्योंकि एक उद्योग शब्द भी है आपके सामने, तो उसका थोड़ा सा ही चेंज है, उद्योग। तो उद्योग की जो परिभाषा है वो सीधी भाषा में लिखे, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन कर मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा गया बच्चों? उद्योग। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनी द्वारा रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाने वाली इकाई
क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। तो आपने बच्चों ये जो बिंदु है वो कौन सी क्रिया के हुए? द्वितीय क्रिया के। तो आपको जब द्वितीय क्रिया की यदि विशेषता पूछ ली जाए तो आपको इन बिंदु को आपको लिखना है। तो आपने प्राथमिक क्रिया पढ़ ली, द्वितीय क्रिया पढ़ ली, अब हम ले रहे हैं तृतीयक क्रिया। कौन सी क्रिया? तृतीयक क्रिया। अब तृतीय क्रिया की जब बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए ये किसी देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देने वाली क्रियाएं हैं, याद रखना। तृतीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। अब तृतीय क्रिया की बात आती है तो याद रखना ऐसी क्रिया जिसमें सेवाओं से संबंधित आर्थिक क्रियाएं की जाती है। ऐसी क्रिया जिसमें सेवाओं से संबंधित आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है? तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया में सम्मिलित प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? पर्यटन, संचार, परिवहन और सेवाएं हैं। कौन कौन से व्यवसाय हैं? पर्यटन, संचार, परिवहन, ये सारी सेवाएं को सम्मिलित किया गया है। फिर तृतीयक क्रिया में किए जाने वाले कार्य में सम्मिलित व्यवसाय जैसे वकील, अध्यापक, डॉक्टर आदि है। याद रखना ऐसी क्रिया जिसमें सेवाओं संबंधी आर्थिक क्रियाएं होती है उसको तृतीय क्रियाएं कहते हैं। पर्यटन, संचार, परिवहन सेवाएं इसके अंदर क्या होती है? सम्मिलित होती है। और अब इसमें हम चौथी क्रिया के बारे में बात करें, चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया की बात करें तो इसमें सीधी सी याद रखना ऐसी क्रिया जिसमें शोध अनुसंधान संबंधी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। याद रखना ऐसी क्रियाएं जिसमें शोध अनुसंधान संबंधी आर्थिक क्रियाएं होती है उसको इसमें क्या कहते हैं? चतुर्थ क्रियाएं। और यदि आपसे पूछ ले जीन गोटमैन के अनुसार पूछ ले तो कि चतुर्थ क्रिया क्या है तो याद रखना अप्रत्यक्ष सेवाओं को ही चतुर्थ व्यवसाय कहते हैं। याद रखना बच्चों
जीन गोल्डमैन के अनुसार चतुर्थ व्यवसाय की परिभाषा पूछे तो अप्रत्यक्ष सेवाओं को ही चतुर्थ व्यवसाय कहते हैं। और चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो कार्य हैं या चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले देखते हैं तो कार्यालय भवन, अस्पताल और रंगमंच, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? चतुर्थ क्रिया के उदाहरण है। कार्यालय भवन, हॉस्पिटल और रंगमंच, ये जो क्षेत्र आता है वो चतुर्थ क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। अब हम बच्चों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख ले, जैसे पर्यटन है, संचार है, ये सारे जो बिंदु हैं उसका भी थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसका अर्थ ही आपको मालूम नहीं है तो उदाहरण का कोई महत्व भी नहीं रहता है। तो आपको पहला आता है पर्यटन। क्या आता है? पर्यटन। यदि आपसे पर्यटन की बात करें कि पर्यटन क्या होता है तो याद रखना बच्चों, पर्यटन एक यात्रा है जिसे व्यक्ति आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है। पर्यटन एक यात्रा जिसे व्यक्ति आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है, उसको हम पर्यटन कहते हैं। फिर आपसे पूछ ले संचार। क्या पूछ ले? संचार। तो आपको लिखना है बच्चों, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। फिर आपके साथ आ जाए परिवहन। क्या है? परिवहन। तो परिवहन का मतलब होता है व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने वाले साधन। ठीक है बच्चों। फिर आपसे पूछ ले सेवाएं। तो भुगतान के बदले की जाने वाला कार्य, भुगतान के बदले किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है बच्चों? सेवाएं। भुगतान के बदले किया जाने वाला कार्य सेवाएं कहलाता है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित जो महत्वपूर्ण है बिंदु थे उसको हमने बताए हैं। अब हम लेते हैं चतुर्थ व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? चतुर्थ व्यवसाय। और चतुर्थ व्यवसाय तो हमने बिंदुवार इसका अध्ययन किया। उसके बाद हम नया टॉपिक लेते हैं, वो है अपन का पंचम व्यवसाय। देखो ये व्यवसाय जो स्वर्ण कॉलर श्रमिक के रूप में जाना जाता है। किस कॉलर रूप के रूप में? स्वर्ण कॉलर श्रमिक के रूप में जाना जाता है। इसकी यदि परिभाषा कहते हैं ऐसी क्रिया जिसमें नवीन और वर्तमान विचारों की व्याख्या व पुनर्गठन
की व्याख्या तथा आंकड़ों की व्याख्या, किसकी व्याख्या? आंकड़ों की व्याख्या व नवीन प्रौद्योगिकी आदि का विकास किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप। ऐसी क्रिया जिसमें नवीन व वर्तमान विचारों की व्याख्या, पुनर्गठन की व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या व नवीन प्रौद्योगिकी आदि का विकास किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप। इसके उदाहरण के अंदर देखते हैं तो विशेषज्ञ निर्णयकर्ता और नीति निर्धारक, इन सबको इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखना, पंचम क्रियाकलाप सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। नोट करके याद रखना, काफी बार सवाल पूछा भी जा सकता है कि तृतीयक क्रियाकलाप के उपविभाग, तृतीय क्रियाकलाप के उपविभाग की बात करें तो दो उपविभाग है, जिसका नाम है चतुर्थ व्यवसाय या क्रिया, दूसरा पंचम व्यवसाय या क्रिया। पंचम व्यवसाय या व्यवसाय व क्रिया, ये सब किसके उदाहरण मानते हैं? तृतीय क्रियाकलाप के उपविभाग के दो उदाहरण माने जाते हैं। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर मानव व्यवसाय के जो प्रमुख जो व्यवसाय थे उन सब के बारे में विश्लेषण के साथ क्या किया? अध्ययन किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।